प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का जो विज्ञान का पेपर हुआ है उसके हल लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों से भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। सभी उत्तर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। विज्ञान का जो आज पेपर हुआ है कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड, ये यहाँ पर हम सेट बी को दिखा रहे हैं। आपका दूसरा सेट हो सकता है, आगे पीछे प्रश्न देख लीजिए जरा। यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न जो है वो सत्य सत्य का दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैवावर्धन कहलाता है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, इसको जैवावर्धन ही कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन जैवावर्धन, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा यहाँ पर था, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमयी तार होता है। तो हरे वाला तार जो है वो विद्युत वाला तार नहीं होता है विद्यार्थियों, ये जो हरा तार होता है ये अर्थिंग के रूप में यूज होता है। ये असत्य हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला। प्रतिरोध को ऐसा ही मात्रक है, ये बिल्कुल सत्य है। ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, सत्य। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, निकट दृष्टि दोष को जो है वो उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। अगला, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। आखिरी वाला था यहाँ पर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीली ज्वाला निकलती है धुएं वाली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर पहला वाला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा फिर सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य। तो यहाँ पर 3 असत्य है, दूसरा चौथा और छठा, और 3 सत्य है, पहला तीसरा और पांचवा। देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर थी जोड़ी। तो जोड़ी में यहाँ पर एक तरफ दे रखा था ऑक्सीजनित रक्त, द्विऑक्सीजनित रक्त, द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, 17 चींटी का डंक, और एक तरफ दे रखा था मेथेनॉइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सीरा, धमनी, पपीता और गुड़हल। तो विद्यार्थी पहला यहाँ पर जो दे रखा था ऑक्सीजनित रक्त, इसको धमनी डी वाले ऑप्शन से मिलाना था। ऑक्सीजनित रक्त इसको जो है वो सीरा से मिलाना था, सी वाले ऑप्शन से। साथ ही तीसरा जो दे रखा था द्विलिंगी पुष्प, इसको एफ वाले ऑप्शन गुड़हल से मिलाना था। उसके बाद में एक लिंगी पुष्प जो है वो ई वाले ऑप्शन पपीता से सही जोड़ी मिलानी थी। उसके बाद में संतरा था, तो संतरा में जो है वो साइट्रिक अम्ल होता है, बी वाले ऑप्शन से इसको मिलाना था। और चींटी का डंक जो है वो मेथेनॉइक अम्ल, इस प्रकार से मिलाना था। सही जोड़ी को पहले का डी, दूसरे का सी, चौथे का एफ, पांचवे का ई, नहीं पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का एफ, चौथे का ई, पांचवे का बी और छठे का जो है वो ए वाला ऑप्शन विद्यार्थी इस प्रकार से सही हो जाएगा। कुछ नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दे रखा था एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला वाला प्रश्न था, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम जो है वो लिखना था आपको। ब्लीचिंग पाउडर लिखना था, इसको अगर शुद्ध भाषा में लिखे तो विरंजक चूर्ण इसको कहा जाता है। विरंजक चूर्ण लिखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर लिखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक धातु आसानी से संधारित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो सोना हो जाएगा विद्यार्थी। सोना आसानी से संचारित नहीं होती है, सोना धातु। अगला प्रश्न था, मिश्र धातु क्या है? आपको परिभाषा लिखनी थी मिश्र धातु की। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या जो भी आपकी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो अग्र मस्तिष्क जो हमारा होता है उसको सुगंध का पता लगाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन में कौन सी क्रिया होती है? तो विद्यार्थी ये प्रश्न जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। हर बार जो है वो सिनेप्स के बारे में पूछा जाता है, यहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें प्रतिवर्ती क्रिया या फिर क्रिया विभव जो है वो लिखना था, कंफ्यूज है इसमें। आगे छठा वाला था, इसमें विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक यहाँ पर हमको किलोवाट घंटा लिखना था, kWh। इस प्रकार से तो ये 6 जो है वो एक वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिला लीजिए, अपने साथी दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए।
अब है चौथा प्रश्न, इसमें था सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा था KOH प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस H2O। उपयुक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे थे संयोजन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का या विस्थापन अभिक्रिया का। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ पर था सही विकल्प वाला, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान इसका क्या होगा? ऑप्शन दे रखे 10, 7, 1 या 8। तो इसका जो है वो सही उत्तर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1। इसका pH मान संभवतः 1 होगा, तभी वो लिटमस को लाल कर देता है कोई विलयन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा था निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? MgO, बी मिनरल का CaO, Al2O3 या PbO। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा विद्यार्थियों, Al2O3। चौथा वाला था यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन दे रखे थे सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो मस्तिष्क जो इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, तो डी वाला यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा दे रखा था निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखे थे ये अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन दे रखे थे पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो है विद्यार्थियों सी वाला हो जाएगा, पक्षमाभि पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पहले वाले में बी वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरे में सी वाला, तीसरे में भी सी वाला, चौथे में डी वाला उपयुक्त सभी, और पाँचवें में सी वाला और छठे में भी सी वाला। अधिकतर सी वाले उत्तर जो है सही थे विद्यार्थी, मिला लीजिए आप अपना नंबर। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पर था, तो जिसमें पहला वाला दे रखा था दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर खाली स्थान नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर वोल्टमीटर नामक वोल्टमीटर लिखना था। अगला दूसरा वाला यहाँ पर था प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण लिखना था यहाँ पर। अगला तीसरा प्रश्न था किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा दर्पण है? खाली स्थान दर्पण है। तो संभवतः जो है वो समतल या फिर उत्तल दर्पण है, समतल या उत्तल दर्पण लिखना था इसमें उत्तर में। चौथा वाला था डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का खाली स्थान कहलाता है। तो डीएनए का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसको प्रोटीन का जो है वो जीन कहते हैं या फिर कारक जीन यहाँ लिखना था हमको। खाली स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो यीस्ट जो होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा, यीस्ट यहाँ पर उत्तर लिखना था। खाली स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो फ्यूज ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, यहाँ पर फ्यूज लिखना था। इस प्रकार से देख लीजिए, पहले वाले में वोल्टमीटर लिखना था, दूसरे में वर्ण विक्षेपण, तीसरे में समतल या उत्तर, चौथे में जीन, पांचवें में यीस्ट और छठे में जो है वो फ्यूज ग्रंथि। इस प्रकार से स्थान के उत्तर थे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उत्तर आ गए हैं विद्यार्थियों। तो ये प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप। यहाँ पर छठा प्रश्न दे रखा था उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्र का त्रिज्या जो है वो 38 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। इसका उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 19 सेंटीमीटर इसकी आती है। इसके अथवा में था किसी लेंस की फोकस दूरी +0.50 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था और +2 डायोप्टर इसकी क्षमता आती है, लेंस की क्षमता। अगला प्रश्न था यहाँ पर 7वां प्रश्न तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कारण लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिखना था आप वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, उनको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तन लगातार बदलता रहता है इसलिए। इसके अथवा में सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? कारण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना था हमको। सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता जो है एक सीमित सीमा तक ही होती है। 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस पर अत्यधिक मोटा होना पड़ता है। नेत्र लेंस की इतनी अधिक समंजन क्षमता नहीं होती है, इसलिए निकट रखी वस्तुएं जो धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार से उत्तर लिखना था। इसके बाद में
8वां प्रश्न था यहाँ पर, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का परिभाषा लिखने थी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथ ही यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखना था, तो इसका मात्रक जो है वो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर में मापी जाती है विद्युत। इसके 8वां प्रश्न था, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना था, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। इसका मात्रक जो है वो वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां था यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली दो विधियों के नाम लिखने। कोई सी दो विधि यहाँ पर लिखने थी हमको, धारावाही चालक द्वारा, स्थायी चुंबक द्वारा, ये प्रकार। या फिर इसके 18 वाला प्रश्न था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। 2 गुण लिखना था हमको, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर बाहर की ओर जाती है और अंदर की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसके 2 गुण लिखना था। इसके बाद में प्रश्न 10वां था, क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था, खाद्य संसार का वितरण, पारिस्थितिक संतुलन होगा, जैव विविधता का नुकसान होगा। इसके 18वां प्रश्न था, ओजोन क्या है, यह परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। देख लीजिए आप, ये ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, वायुमंडल के ऊपरी परत में समतापमंडल में पाई जाती है और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, यहाँ लिखा है पारितंत्र को प्रभाव। अगला प्रश्न था प्रश्न 11वां, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। अभिक्रिया भी लिखिए। तो यहाँ पर हमको लिखना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। इसके 8वां में जो प्रश्न था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, कारण लिखना था। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो है वो नीले से हल्का हरा हो जाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ पर लिखना था इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वां था यहाँ पर कि आप अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करें, कोई 2 विधि लिखिए। तो एक लिटमस परीक्षण या पेज पेपर, इस प्रकार से ये विधि थी। इसके 8वां प्रश्न था, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसको उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, इसमें दे रखा था, निस्तापन को परिभाषित कीजिए। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को उसकी गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें से वाष्पशील पदार्थ जो है वो निकल जाए, इसको जो है निस्तापन कहते हैं। इसके 8वां प्रश्न था, भर्जन की परिभाषा लिखिए। रोस्टिंग जिसको कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें से अशुद्धियाँ जो है वो ऑक्सीकृत होकर के निकल जाए, तो इसको जो है वो भर्जन कहते हैं। 14वां प्रश्न था यहाँ पर, एथेनॉल के कोई 2 गुणधर्म लिखना था। यह रंगीन ज्वलनशील तरल है, इसका उपयोग जो है विलायक ईंधन और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसके 18वां प्रश्न था, एथेनाइक अम्ल के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो लिखना था, यह एक रंगहीन तरल है जिसका स्वाद जो है वो तीखा होता है, यह सिरके का मुख्य घटक है, इसका उपयोग खाद्य संरक्षण और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न यहाँ पर था, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण अंतर लिखिए। स्वपोषी में इस प्रकार से आप लिख सकते थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधे, और विषमपोषी में इस प्रकार से लिख सकते थे, विषमपोषी में जीव जो है अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे जानवर। ये 2 यहाँ पर दिए गए थे। उसके 8वां प्रश्न था, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। तो रक्त के बारे में लिख सकते हैं, रक्त जो है लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और लसिका जो है वो रंगीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है रक्त, और लसिका ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लसिका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16वां था, निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर लिखना था, वृद्धि हार्मोन के बारे में, यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, यह हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है। इंसुलिन के बारे में लिखना था, तो यह रक्त और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यह कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषित करने में मदद करता है, इस प्रकार से इसके कार्य। इसके 8वां में था, निम्न पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। ऑक्सिन और जिबरेलिन इस प्रकार से लिख सकते थे। ऑक्सिन के बारे में, यह कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, तने और जड़ों के विकास का नियंत्रित करता है। जिबरेलिन जो है वह तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है।
अगला प्रश्न था यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17वां, एक कोशीय जीवों में प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखिए। कोई दो नाम लिखना था, केवल आप लिख सकते थे यहाँ पर द्विखंडन, विकुलन, दो लिखना था कोई सही। इसके अथवा में प्रश्न था मनुष्य के नर जननांग के केवल दो भागों के नाम लिखना था। लिख सकते थे आप वृषण, लिंग या और भी दो भागों के नाम लिखना था मनुष्य नर जननांग। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न था यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। इसके 3 कारण लिखिए। यहाँ पर ये दे रखे हैं, 3 कारण देख लीजिए। मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर के पौधे स्वपरागण और परागण दोनों विधियों से प्रजनन किया जा सकता है। इसके अथवा में था मेंडल का प्रभाविता का नियम लिख करके उसका रेखा चित्र भी बनाइए। तो ये मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखना था, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न था भूसंपर्क तार का कार्य विद्युत उपकरणों। भूसंपर्क तार क्या है? विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते थे। ये झटके से बचाता है भूसंपर्क तार, विद्युत झटके से। कोई खराबी किसी समस्या के कारण विद्युत झटका होता है तो उससे बचाता है। ये आवश्यक है क्योंकि ये विद्युत झटके से बचाता है, उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, बहुत मदद करता है। इसके अथवा में प्रश्न था दो चुंबकीय बल या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करने का कारण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिखिए। तो इस प्रकार से लिख सकते थे। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वो टेस्ला होता है कि दर्शाया जाता है इसको। दूसरा था इसमें फ्यूज वायर की उपयोगिता लिखिए। फ्यूज वायर जो है विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा उपकरण होता है, फ्यूज इसको बोलते हैं। यह विद्युत परिपथ में अतिरिक्त विद्युत धारा को बहने से रोकता है। अगर ज़्यादा वाल्ट आता है तो वो रोक देता है, इससे उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न था हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए। वो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र भी लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न था ये। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में रखना था। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजनिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहले 4 हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना था, तो हम लिख सकते थे यहाँ पर मिथेन, इसके सूत्र यहाँ पर लिख सकते थे CH4, इथेन, CH3 या C2H6 कह सकते हैं, C2H6, या फिर प्रोपेन लिखना था हमको C3H8, या ब्यूटेन फिर C4H10। इस प्रकार से 4 हाइड्रोकार्बन उनके सूत्र लिखना था, यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहा है आपको। इसके अथवा में प्रश्न था निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो यहाँ पर यह दे रखा था HC, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और दे रखा था। यहाँ पर जो है वो मेथनल इसका आएगा नामकरण, मेथनल लिखना था आपको यहाँ पर। और दूसरा वाला जो दे रखा है यहाँ पर इसका एथेनॉल लिखना था। और तीसरे में जो दे रखा है HCC, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर हम प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर इसका प्रोपाइन लिखना था विद्यार्थियों, प्रोपाइन तीसरे का। तो पहले वाले में मेथेनॉल, दूसरे में इथेनॉल और तीसरे में जो है प्रोपाइन। इस प्रकार से उनके यौगिकों के नामकरण करना था। इसके बाद प्रश्न था नेफ्रॉन की संरचना कार्यविधि लिखिए। पादपों में वाहन पंचर कौन कौन से हैं? अवतल दर्पण, प्रतिबिंब बनाना, रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए जो वस्तु निम्नलिखित में से स्थित हैं, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। 23वां प्रश्न था विद्यार्थियों यहाँ पर लिखते हैं आगे कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित किए। विद्यार्थियों आप सभी अपने साथियों से जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो दे रखा था नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे यहाँ पर N2G प्लस 3H2G, यहाँ पर फिर 2NH3G। उसके बाद दूसरा था यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न थे ये, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, इसको इस प्रकार से लिखना था यहाँ पर 2KS प्लस 2H2O, ये यहाँ पर लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो दे रखा था बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ, विद्यार्थी देख लीजिए
समय वीडियो बड़ा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी चौथा जो था इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो उसका रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते थे यहाँ पर H2SG प्लस 3O2G। आगे देख लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके अथवा में जो था निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करके लिखना था इन समीकरणों को। यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो रखा था वो थोड़ा संतुलित करना था, दूसरा तीसरा चौथा चारों को देख लीजिए एक साथ में। इस प्रकार से इसको हल करना था। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना नंबर मिला लीजिए, कितना नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आपको निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे, सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी दोस्तों से जरूर शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।